नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया भी जनपद लखनऊ का है। थाना है नाका। नाका हिंडोला एक बहुत पुराना थाना है लखनऊ का। रेलवे स्टेशन के सामने वाला पूरा इलाका पुराना बसा हुआ वो नाका थाना क्षेत्र में आता है। उसमें कंपैरेटिवली एक नया मोहल्ला है जिसका नाम है राजेंद्र नगर। ये राजेंद्र नगर सिखों की आबादी वाला मोहल्ला है, लेकिन यहाँ बहुत ढेर सारे और दूसरे लोग भी रहते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा व्यवसायी परिवार है जिसके मुखिया हैं मेवालाल। उनका एक होटल है, छोटा होटल। होटल का मतलब वो ऐसा होटल नहीं जो लोगों के रुकने का, उस तरह का एक खाने पीने का एक छोटा सा होटल है जिससे उनके पूरे परिवार का गुजारा चलता है। आराम से चलता है, अच्छे से चलता है। उनके 3 लड़के, सबसे बड़ा लड़का जगदीश, दूसरा ओम प्रकाश और तीसरा सबसे छोटा मदन। मदन की उम्र होगी कोई 23-24 साल। ओम प्रकाश उससे थोड़ा बड़ा, जो मुख्य रूप से होटल का ही काम देखता है। और सबसे बड़ा भाई जगदीश, जो अपना छोटा मोटा कारोबार जो होटल से संबंधित है वो किया करता है। मदन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था उस समय। और उसने हाल में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बीएससी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम में वो फिजिक्स बीएससी उसने किया था। उस घने बसे हुए छोटे मोहल्ले में, राजेंद्र नगर में, उसकी आम शोहरत अच्छी थी कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, अच्छी जानकारी है, पढ़ाई में बहुत तेज है। जो सामान्य रूप से मोहल्ले में लोग जानते हैं कि लड़का पढ़ने लिखने में तेज है। जब वो बीएससी पास कर चुका तो उसने एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। मैथ्स उसका, सामान्य रूप से मैथ्स और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट हैं उत्तर भारत में या हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में, जो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों सबसे कठिन सब्जेक्ट हैं। और जो इसका जानकार होता है अंग्रेजी या मैथमेटिक्स का, उसको पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक सामान्य सी धारणा है लोगों के बीच में। उसने एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया और फिर उसके साथ के लोगों ने उसे सलाह दी कि उसे कंपटीशन देना चाहिए। कंपटीशन देने के लिए उसे तमाम किताबों की और बाकी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता थी। घर में उसने बात किया तो भाइयों ने यह बताया कि अभी हम इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। तुम कोई छोटा मोटा काम भी कर लो, या तो जो हमारे परिवार का होटल का बिजनेस है इसमें थोड़ा हिस्सा बटाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए तुमको जो ज़रूरत है वो पूरा करो, वरना कोई और तुमको जो अच्छा काम लगता है वो काम करो। इस बीच में मदन ने, जब उसने इंटरमीडिएट पास किया तो चूंकि उसकी साइंस साइड्स था पहला, दूसरा ये कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा था। आते जाते बच्चों को जब ये पता लगा तो वो छोटे मोटे सवाल पूछने के लिए, अपनी छोटी मोटी समस्या के लिए मदन के पास जाने लगे। उसके समझाने का तरीका भी, कभी कभी टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे उनकी तरफ आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल होता है और उनका पढ़ाया हुआ या उनका समझाया हुआ सामान्य स्टूडेंट या सामान्य विद्यार्थी की समझ में ज़्यादा आता है। कुछ इसी तरह की आम शोहरत मदन की थी। तो आसपास के बच्चे, चूँकि मैथमेटिक्स आज भी बहुत ही कठिन और इंग्लिश बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो इन दोनों में छोटी मोटी समस्या लेके बच्चे उसके पास आने लगे और फिर बड़ी संख्या में आने लगे। हर क्लास के बच्चे आते थे। फिर उसने शाम का एक टाइम फिक्स किया। जब वो ऊंची क्लास में एमएससी में पहुंचा तो उसने शाम का, बीएससी में जब वो आया इंटरमीडिएट के पास होने के बाद,
तो 6 बजे का टाइम फिक्स किया, क्योंकि वैसे तो बच्चे कभी दिन में आ जाते थे, कभी दोपहर में आ जाते थे। तो सबको बता दिया कि जिसको जो पूछना हो शाम को 6 बजे आया करें। धीरे धीरे शाम को 6 बजे के आसपास 15-20 बच्चे उसके यहाँ इकट्ठा होने लगे, और वो उनको जो भी उनकी समस्या हुआ करती थी, क्लास की तरह नहीं, जिसकी जो समस्या इंडिविजुअल हुआ करती थी, समझाने लगा। इसके लिए वो कोई पैसा या कोई फीस नहीं लेता था। बीएससी पार्ट 1 के बाद जब उसके पास भीड़ ज़्यादा होने लगी, तो उसने भी ये डिसाइड किया कि ऐसे तो समय भी ख़राब हो रहा है, कुछ मुझे मिल भी नहीं रहा है, और हम इनको बच्चों को जो इनकी समस्या है उसका पूरी तरह से समाधान भी नहीं कर पा रहे हैं। उसने ये कहा कि साहब अब हम सिर्फ 9th और 10th के लड़कों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसे अंदाज लग गया कि 9th और 10th के लड़के ज़्यादा परेशान हैं मैथमेटिक्स को लेकर। तो उसने कहा साहब हम 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकायदे उनका क्लास लेंगे, और बाकी क्लास के जो छोटे बच्चे हैं, और हम फीस लेंगे उसकी 200 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति छात्र। और जब इनके बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हम जैसे पहले बच्चों को फ्री पढ़ाते थे, अलग अलग छोटी छोटी क्लासों के, उन सबको पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन 9th 10th में हम 200 रुपये प्रति छात्र लेंगे, वही शाम को 6 बजे के बाद। लिहाजा बीएससी पार्ट 2 में उसके पास करीब 15-20 बच्चे आ गए 200 रुपये प्रति माह देने वाले। उसने पढ़ाई भी शुरू की। अगले साल ये बच्चों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जो बच्चे 9th में थे वो सब पास हुए, उनको ये लगा कि इससे बढ़िया टीचर नहीं है। उन्होंने फिर 10th में आके कंटिन्यू किया, और जो 10th पास हो गए वो चले गए। उसके ठीक पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची, देखिए इस बार मैं नाम नहीं लूँगा, अभी पिछले 2-3 एपिसोड में मैंने लड़की या उसके माता पिता का नाम लिया, उसके बारे में बहुत ढेर सारी आपत्तियाँ आईं। हालांकि मैंने ये बताया था कि ये कोई मैं नया नहीं बता रहा हूँ नाम, ये सारे अखबारों में उस ज़माने के छपे हुए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि उस ज़माने की जो पेपर कटिंग या हमारी डायरी में जो हमारी राइटिंग्स हैं, उन सब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर पेपर में या न्यूज़पेपर में ये बात छपी हुई है तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा था। या यूँ कह लें कि उस ज़माने में ये सब बहुत स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस और लॉ आए हैं, वो ये सब दिल्ली में जो वो बालिका के साथ हुआ था, उसके बाद जब पूरे देश को झकझोरा था उसने, उसके बाद ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए हैं कि आप पीड़िता का नाम उजागर नहीं करेंगे, और ऐसा आप अगर करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। लेकिन उस समय में 97, 98, 99, 2000 में ऐसा नहीं था। ये सब निर्भया कांड के बाद आया है और फॉलो भी किया जा रहा है। मैं भी उसको 100% फॉलो भी करता हूँ। लेकिन फिर भी चूँकि हमारे किस्सा गोई परिवार के बहुत से लोगों को आपत्ति थी, तो मैं अब उस बच्ची का या उसके घर वालों का नाम नहीं बताऊंगा। इतना बताऊंगा कि वो मेवालाल का ठीक पड़ोसी था। उसकी बच्ची 9th में पढ़ी, पास हो गई, और 10th में भी वो आने लगी। बीच बीच में कभी उसके क्लासेस अगर मिस हो जाया करते थे, कहीं शादी में, ब्याह में या किसी पार्टी में जाने की वजह से, तो मदन उसके घर पर जाने लगा। असल में मदन की नीयत उस बच्ची पर थोड़ा सा डामाडोल हो गई। एक तो पड़ोस की थी, दूसरे 9th भी पढ़ी, 10th में भी पढ़ने आ गई, और हाई स्कूल में थी तो थोड़ा ग्रोन अप थी, यानी 14-15 साल की बच्ची रही होगी। तो इसकी नीयत या इसकी आँख उस पर बुरी पड़ने लगी। तो वो ये कह के कि भाई हम सबको तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप हमारे ठीक पड़ोसी हैं, आपकी जो क्लास मिस हुई है उस क्लास को हम घर में आकर पूरा कर देंगे। फिर उसने नोटिस किया 3-4 महीने बाद कि अब वो हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन मिस करने लगी। जैसे ही उसने नोटिस किया और फिर वो मिस करने वाली कोर्स को पूरा करने के लिए जब वो घर गया, तो बच्ची से पूछा कि क्या बात है, कौन सा ऐसा काम आ गया घर में कि तुम ज़्यादा क्लास में नागा करने लगी हो, एब्सेंट होती हो, और मुझे तुम्हारा कोर्स पूरा करने के लिए घर आना होता है।
खैर ये तो वो बहाना बना रहा था, बेसिकली उसको उससे मिलने जाना था। लेकिन इस सवाल का जवाब कभी उस बच्ची ने नहीं दिया। इस सवाल का जवाब हमेशा उसकी माँ देती थी कि आज ये काम पड़ गया, आज वो काम पड़ गया, आज फलां आ गए थे, आज ढिकाने आ गए थे, आज इनके यहाँ चले गए थे, आज उनके यहाँ चले गए थे। दो एक बार ये सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा जब एकांत में उस बच्ची आई, तो उससे मदन ने पूछा कि ये तुम्हारी माताजी जो सब सारे बहाने बता रही हैं, ये सही है कि गलत है? बच्ची ने साफ साफ बता दिया कि माताजी झूठ बोल रही हैं। माताजी ने मुझसे ये कहा है कि जब वो आके यहाँ पढ़ा जाता है तो फिर तुम्हें कोचिंग जाने की क्या ज़रूरत है। माताजी ने यह भी बताया कि वहाँ दो एक बच्चों की निगाह तुम पर अच्छी नहीं लगती मुझे, तो इसलिए बेहतर है वो जितना आके पढ़ा जाया करे उतना पढ़ा दे। ये सुनते ही मदन के कान खड़े हुए कि बात कुछ गड़बड़ है। 4-6 दिन तो उसने चलाया। फिर एक दिन उसने घर में जाकर जब वो एब्सेंटी वाले कोर्सेज को पूरा करा रहा था, तो उसने कहा देखिए हमारे भी अब एक्स्ट्रा क्लासेज एमएससी के शुरू हुए हैं, अब मेरे पास इतना समय नहीं बचेगा कि मैं तुम्हारे जो एब्सेंट वाले क्लासेज हैं उनको घर पे आके पूरा करूं। और ये बात उसने उसकी माँ की प्रेजेंस में बताई। इसलिए अब तुम रेगुलर क्लास में आया करो, वरना ये तुम्हारा जो तुम्हारा कोर्स है ये छूट जाएगा और फिर हमें दिक्कत होगी। फिर तुम ये कहोगी कि हमें आपने बताया नहीं। ये बात सुनकर उसकी माताजी थोड़ा परेशान हुई और उन्होंने मदन से ये कहा कि देखो, जितना सब बच्चे देते हैं हम उससे ज़्यादा तुम्हें देंगे, लेकिन बच्चे को तुम घर पर ही पढ़ाया करो। जब वो घर में रहेगी तो जाएगी, लेकिन जब मिस हो जाए तो अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, और अगर तुम घर पे नहीं पढ़ाओगे, एक बार डिरेल हो गई, अगर कोर्स में बीच में 2 क्लासेस भी छूट गई तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। तब मदन ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, लेकिन अब हम उतना रेगुलर नहीं आ पाएंगे। ये बात सुनकर शायद ये इशारा रहा हो उस बच्ची के लिए। वो बच्ची रेगुलर ट्यूशन के क्लास में उसके घर पर आने लगी। जब काफ़ी दिन, कई दिन यानी 15-20 दिन लगातार वो उसके घर नहीं गया, तो उसने फिर नोटिस किया कि अक्सर क्लास के बीच में उस बच्ची की माँ मदन के लिए चाय और थोड़े से बिस्कुट या नमकीन लेकर आने लगी। और क्लास चल रही होती थी, उसके मेज पर उसके सामने वो चाय और बिस्किट या नमकीन रख देती थी। एक दिन जो बीच वाला भाई था मदन का, ओम प्रकाश, वो होटल में ले जाने के लिए जो चीनी की बोरी थी वो घर पे रखी थी, और शायद चीनी खत्म हो गई हो या उसे ध्यान न रहा हो। वो शाम को 7, साढ़े 7 बजे ही घर में आ गया अचानक। जिस समय मदन क्लासेस लिया करता था, जब सबको ये पता लग गया कि ये फीस लेता है, क्लासेस लेने लगा है और अपना अपना खर्चा अपने से चला लेता है, तो उस समय, जिस समय ये क्लासेस या बच्चे घर में होते थे 15-20, उस समय परिवार वाला कोई व्यक्ति आता नहीं था कि बच्चे डिस्टर्ब होंगे। बच्चे अगर इस तरह रोज़ रोज़ डिस्टर्ब हुए तो पढ़ाई इसके यहाँ आना बंद कर देंगे और इसे जो पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो वो चीनी की बोरी लेने आया। बच्चे सब जा चुके थे, इसीलिए वो भीतर घुसा, लेकिन कमरे में उसने ये पाया कि बच्ची की माँ और मदन आपत्तिजनक अवस्था में है। उसको भीतर देखकर पड़ोस की वो महिला तो तुरंत निकलकर भाग गई और ओम प्रकाश ने मदन को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश ने कहा कि तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। ये लोग बड़े व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, अगर इनको पता लगा तो ये जान से मार देंगे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तरह तरह की बात। यानी अब विडंबना देखिए कि मदन की निगाह तो उस बच्ची पर और बच्ची के मां की निगाह मदन पर। बहुत डांट डपट के बाद मदन ने तरह तरह से अपनी सफाई दी, लेकिन ओम प्रकाश ने डांटना बंद नहीं किया। थोड़ी देर में मदन वहां से हट गया, चला गया। इसके बाद घटना वाले दिन सबसे बड़े भाई जगदीश घर की तरफ आए थे और घर से भागकर सीधे होटल पर पहुंचे। ओम प्रकाश को अलग बुलाया और ओम प्रकाश से कहा कि अब हम लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ओम प्रकाश ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? उसने कहा, आज मैंने पड़ोस वाली की बच्ची, जिसकी उम्र 14-15 साल है, उसको मदन के साथ गलत हरकत करते देखा है। यानी मदन को उसके साथ गलत हरकत करते देखा है। मैं मारे डर के वहां से भाग आया। ओम प्रकाश ने कहा, भाई साहब, आपको लगता है कोई कंफ्यूजन हुआ है। मैं पहले ही उसको बहुत डांट चुका हूं। मैंने उसको उस बच्ची की मां के साथ देखा था। जगदीश ने कहा कि नहीं, मुझे न कोई कंफ्यूजन है, न मैंने गलत देखा है। वो बच्ची है, अच्छी तरह पहचानता हूं, पड़ोस की बच्ची है, सुबह शाम देखता हूं। ये वही बच्ची है जिसकी उम्र चंद 14-15 साल है। ये बात सुन के ओम प्रकाश ने भी अपना सिर पकड़ लिया। ओम प्रकाश और जगदीश बहुत देर तक इसी बात को सोचते रहे। जगदीश ने कहा कि अगर मोहल्ले को पता लगा कि ये बच्ची के साथ ऐसी गलत हरकत कर रहा है, मोहल्ला इकट्ठा होगा, सबको पीटेगा और हम लोगों को ये मोहल्ला छोड़ के, ये घर छोड़ के यहां से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बदनामी बहुत होगी। ओम प्रकाश ने कहा कि मैंने तो इसकी मां के साथ देखा था और इसे बहुत डांटा था, मैंने भी खुद देखा था, और फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इतनी छोटी इस बच्ची के साथ ऐसी गंदी हरकत, और बच्ची तो इसके पास ट्यूशन पढ़ने आती है। मैं बराबर उसको ट्यूशन में आते जाते देखता हूं। तब इसकी ये ऐसी हरकत है जिसको मोहल्ला कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। परिवार तो छोड़ दीजिए, मोहल्ला बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सारे मोहल्ले से बच्चे इससे पढ़ने आते हैं। बच्चे का मतलब बच्चे बच्चियां दोनों, छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां। उसने कहा, ठीक है। जगदीश थोड़ा सीधा था। उसने कहा कि अब मैं क्या कहूं उससे, मैं तुम्हारे डर के भाग आया कि अब बवाल जरूर होगा हमारे घर में। जगदीश ने कहा, आप चलिए, मैं शाम को आता हूं। ओम प्रकाश ने कहा, जो होटल देखता है। ओम प्रकाश इसी उहापोह में, इसी परेशानी में, शाम को वो होटल बंद करके घर आते समय उसने बहुत शराब पी ली। शराब पीकर वो घर पहुंचा। घर में मदन को बुलाया और मदन को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। मदन पे तमाम लानत मलानत उसकी की। खानदान और परिवार के इज्जत की बात की। थोड़ी देर तक मदन सुनता रहा। उसके बाद मदन ने भी जवाब देना शुरू किया। जब मदन ने जवाब देना शुरू किया तो ओम प्रकाश हाथापाई और मारपीट पर उतर आया। शराब के नशे में था। थोड़ी देर बाद मदन भी उस हाथापाई और मारपीट का जवाब देने लगा और पीटते पीटते अपने भाई को घर से बाहर घसीट कर ले आया। घर के बाहर की तरफ एक सूखा कुआं है, वहां तक ले गया और उस कुएं में अपने सगे बड़े भाई ओम प्रकाश को ढकेल दिया। चूंकि ओम प्रकाश बहुत शराब पिए हुए था, नशे में था, वो मदन के इस सब कार्य का प्रतिरोध नहीं कर पाया। लेकिन 8-9 बजे इस घटना में जब शोर शराबा हुआ तो पड़ोसी इकट्ठा हुए। बड़ी मुश्किल से ओम प्रकाश को सूखे कुएं से निकाला गया।
चूंकि वो नशे में था इसलिए उसे चोट का अंदाजा नहीं था। मोहल्ले वालों ने कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल वाले पुलिस को बताएंगे, पुलिस आएगी, मदन को पकड़ ले जाएगी। जो बात किसी को नहीं पता है वो मोहल्ला जान जाएगा। इसलिए न तो वो घर गया न वो डॉक्टर के पास गया। ओम प्रकाश उसी गांव के उस मोहल्ले के पास एक मंदिर में जाकर सो गया। उसके सोने के बाद करीब 11 बजे रात में मदन हाथ में एक बड़ी चाकू लेकर उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंचा, या उसे पता लग गया हो कि ओम प्रकाश मंदिर में लेटे हुए हैं। और सोते हुए ही मदन ने अपने भाई ओम प्रकाश पर चाकू से 20 वार किए। बेतहाशा चाकुओं से उसे मारा और तब तक मारा जब तक कि उसके भाई ओम प्रकाश की मृत्यु नहीं हो गई। जब तक हल्ला मचता मोहल्ले के लोग आते, मदन उसको चाकू मारकर भाग गया। मोहल्ले के लोग उसे पास उठाकर पास में ले गए, वहां से बलरामपुर हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन वो वहां पर ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी बहुत मेहनत के बाद मदन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। आज की घटना एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो ठीक ठाक अपना अपना काम चला रहा था, उसमें थोड़ा सा पैसा यानी उस जमाने में 5-7 हज़ार रुपये पर मंथ और थोड़ी सी शोहरत कि पूरा मोहल्ला उनकी पूजा करने लगा कि साहब हमारे बच्चे को यही पास करा सकता है। साइंस और मैथमेटिक्स जो कठिन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश या मैथमेटिक्स जो कठिन सब्जेक्ट हैं, वो यही पढ़ा सकता है। तो ये थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी शोहरत, चाहे वो शोहरत मोहल्ले लेवल की ही हो, लेकिन उसने मदन का दिमाग खराब कर दिया और उसके ऊपर जो इश्क का भूत सवार हुआ। और जब ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन तीनों एक साथ मिले और जो डेडली कॉम्बिनेशन बना, उसमें मदन ये भी भूल गया कि उस बच्ची की क्या उम्र है और उसकी माँ की क्या उम्र है। बच्ची उम्र में बहुत छोटी और माँ उम्र में बहुत बड़ी। अब मैं उस बच्ची की माँ पर क्या टिप्पणी करूं? मैंने कभी भी इस परिवार के बीच में क्राइम की घटनाएं बताते हुए कभी कोई टिप्पणी किसी महिला पर नहीं की है। लेकिन जिस माँ को ये पता हो कि कोई उसकी नाबालिग छोटी बच्ची पर डोरे डाल रहा है, ऐसा नहीं कि माँ को नहीं पता था, माँ को खूब अच्छी तरह पता था, उसको बजाय मना करने के, बजाय उससे दूर करने के, बजाय उसका विरोध करने के, उसका खुद का आचरण और व्यवहार बहुत निंदनीय हो गया। उसने जो उसके ऊपर, मदन के ऊपर इश्क का, दौलत तो नहीं कहेंगे, थोड़े से पैसे का और शोहरत का, ये जब तीनों घोड़े उसके सिर पे सवार हो गए तो वो भाई भाई का रिश्ता भी भूल गया। उसे सिर्फ ये समझ में आता था कि यही एक मेरा भाई है जो मेरे प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहा है। सुबह शाम टोका टाकी करता है, सुबह शाम इधर उधर की बातें करता है, उनका नाम लेता है, डराता है और धमकाता है। और इसीलिए उसने अपने सगे बड़े भाई की चाकुओं से गोद गोद कर निर्मम और बीभत्स हत्या कर दी। भाई की हत्या के जुर्म में मदन को आजीवन कारावास
सेशंस कोर्ट से सुनाई गई, सिर्फ रिकॉर्ड्स में इतना है। और ये भी है कि इसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कल किसी ने ये कमेंट किया कि साहब मज़ा नहीं आ रहा है, पूरी बात मतलब पूरा डिसीजन या पूरा रिजल्ट नहीं पता लगता। अब 25 साल पुरानी घटना का पूरा रिजल्ट, और आप टिप्पणियों में पढ़ते होंगे कोई घटना अब ऐसी नहीं रह गई जिसके बारे में वहाँ आसपास के रहने वालों ने पूरी बात बता न दी हो। इस घटना के बारे में भी आसपास रहने वाले ज़रूर बता देंगे। बहुत बड़ा हो गया है हमारा किस्सा गोई परिवार, और हाँ, हम 50,000 हो गए, 50K हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए। ये किस्सा गोई परिवार का विस्तार बहुत हो गया। धीरे धीरे जब ये 10-20 दिन तक 100 और 200 के बीच में अटका रहता था, वहाँ से आज हम 50K यानी 50,000 यानी 50,000 हो गए। इतना विस्तार हुआ हमारे किस्सा गोई परिवार का। बहुत से लोगों ने इसके लिए कल बधाई दी। कल शाम वाम के समय हमारे ख्याल से हुआ था, मुझे पता नहीं था। बधाई देने के बाद मैंने भी चेक किया कि ये 50,000 क्रॉस कर गया है। तो इसलिए हाई कोर्ट के उस अपील के बाद उसका क्या हुआ ये ज़रूर कोई न कोई बता देगा। जहाँ तक इस घटना की बात है, मैं किस्सा गोई परिवार को बार बार बता चुका हूँ कि सब टीचर्स पर कभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। टीचर्स को भगवान का दर्जा है सोसाइटी में, वो दिशा दिखाते हैं, भविष्य बनाते हैं। लेकिन कुछ जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स की कैटेगरी है, जैसे ट्यूशन टीचर, स्पोर्ट्स का टीचर, पीटी का टीचर या जिम ट्रेनर, इस जमात में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज को और इस जमात को कलंकित किया है। ऐसे कम से कम 5 या 6 क्राइम के इंसिडेंट्स में अपने इस परिवार को बता चुका हूँ। जब जिम ट्रेनर ने, स्पोर्ट्स टीचर ने, पीटी के टीचर ने या ट्यूशन के टीचर ने ऐसा काम किया है कि लोगों का विश्वास इस कम्युनिटी से उठ जाए। तमाम टीचर्स ने ये भी लिखा है अपने कमेंट में, आप पढ़िएगा, कि साहब मैं भी टीचर हूँ लेकिन मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता जो उसने किया है, जो मैंने बाराबंकी वाली घटना बताई थी। तो इसीलिए मैं सभी शिक्षकों से क्षमा मांगते हुए ये बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने दिनों का पुलिस में, ये 4-5 कैटेगरी के जो शिक्षक हैं, जिम ट्रेनर ये भी शिक्षक ही हैं, गेम्स के टीचर, छोटे स्कूली बच्चों के पीटी के टीचर और ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर, चाहे वो घर आके पढ़ते हों या बच्चों को उनके घर पढ़ने के लिए भेजा जाता हो। अगर आपका बच्चा या बच्ची ऐसे किसी टीचर के संपर्क में है तो आप उन पर निगाह रखिए, उनसे बराबर फीडबैक लीजिए। आपको अंदाज लग जाएगा कि गुड टच या बैड टच, कहीं आपके बच्चे पर ऐसा कुछ, इसमें से जो 100 में से एक आध ही टीचर ऐसे होंगे ऐसा तो नहीं कर रहे हैं या ऐसा तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। गूगल पे सैकड़ों वीडियोस हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियोस हैं, जिसमें बहुत छोटे बच्चों को कैसे आप समझाएंगे, पेरेंट्स कैसे समझाएंगे कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, और सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या क्या हैं, किस किस श्रेणी में है। सभी पेरेंट्स को इस तरह तरह के, हर भाषा में है, इन वीडियोस को देखना चाहिए। ये जो लोग डिमांड करते हैं कि साहब स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य की जाए, स्कूलों में, कुछ स्कूलों में दिल्ली के बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जाता है, ऐसा एक वीडियो में मैंने देखा है। आप भी चेक करेंगे तो देखेंगे। लेकिन क्यों किसी के चक्कर में पड़ते हैं? आप वीडियो खुद देखें पेरेंट्स, और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। और किस बात की शर्म, ये ज़माने निकल गए जब सेक्स एजुकेशन पे बड़ा भारी सोशल टैबू था। आप उसको अपने बच्चे को, बच्ची है, आप नहीं बताना चाहते, बच्ची की माँ बताए,
वीडियो देखे, उससे पता हो और उसको बताए कि बेटा ऐसे ऐसे ये गुड टच हैं, ये बैड टच हैं। डोंट अलाउ एनीवन टू टच यू ऑन सर्टेन थिंग्स, जिनको बैड टच कहते हैं। डोंट अलाउ एनीवन। और ऐसा कोई करता है तो उसकी शिकायत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ये सारे अपराध, बच्चों के साथ होने वाले जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो इसी बैड टच से शुरू होते हैं। इसलिए बच्चा आपका जितना इसके बारे में जानेगा, आप जितना एजुकेट करेंगे, वो खुद अपने बचाव और अपने ज्ञान में सक्षम हो जाएगा। आपको समय रहते पता लग जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।